बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं MT 601 के लेक्चर मिड टर्म की तैयारी कर रहे हैं। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रही होगी लेक्चर्स की बेसिक चीज़ें, बेसिक कंसेप्ट्स। और कोई भी अगर कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये लेक्चर नंबर हम सेगमेंट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो नेक्स्ट हमारी टेक्निक होगी और ऑपरेशन रिसर्च की वो होगी इन्वेंट्री कंट्रोल। इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा है वो नेटवर्क के बारे में पढ़ा है, और उससे पहले का जो हमारा लेक्चर था जो सेगमेंट नंबर 1 था उसमें हमने पहले 3 लेक्चर इंट्रोडक्शन के पढ़े हैं। देन अगले 4 to 10 लेक्चर जो हमारे थे उसमें हमने नेटवर्क के बारे में पढ़ा, जिसमें CPM और PERT नेटवर्क के बारे में बहुत डिटेल से आपको चीज़ें जो हैं वो समझाई हैं। आई होप सो कि आप सबको बहुत अच्छे तरीके से वो समझ आ गई होंगी। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो सेगमेंट नंबर 3 स्टार्ट होता है, जिसमें इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में हमने पढ़ना है, जिसमें लेक्चर 11 to 16 इंक्लूड होंगे। बट आज के वीडियो लेक्चर में हम 3 लेक्चर्स करेंगे, लेक्चर 11, 12 एंड 13। आई होप सो कि ये लेक्चर भी आप सबको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगे, और जो भी बेसिक चीज़ें होंगी, बेसिक कंसेप्ट विद एग्जांपल आपको समझाऊंगी। आपने वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखना है ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। कुछ मैंने इसके जो मुश्किल कैलकुलेशंस होती हैं जो हैंडआउट्स पे शॉर्टकट मेथड्स में हुई हुई होती हैं, उनको मैंने अलग से सॉल्व किया है एज अ नोट्स, वो भी आपसे शेयर करूँगी ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देती हूँ कि इन्वेंट्री कंट्रोल हमारे पास होता क्या है। इन्वेंट्री कंट्रोल इसका मतलब है, आम अगर हम देखें तो इसका मतलब है कि किसी भी चीज़ का ज़ख़ीरा करना। ठीक है, यानी कि चाहे वो आप आम अगर अपनी डेली लाइफ में देखें तो हम अपने घर को अगर देखें, घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को देखें, आप फीमेल्स को देखें जो कि आपका घर का काम करती हैं, जिनका कुकिंग का काम होता है, उनको पता होता है कि कोई भी चीज़ फ़र्ज़ करें कि अगर आप एग्ज़ाम्पल ले लें, आजकल रमज़ान चल रहा है, तो अगर आप रमज़ान को देखें तो रमज़ान में पकौड़े बनाने के लिए जो पालक होती है या फिर जो भी प्याज वगैरह होते हैं, जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं, उनको हम ज़्यादा अरसे तक नहीं रख सकते। अगर हम रखें भी तो उनको फ्रिज में रखेंगे और कुछ टाइम के लिए उनका जायका रहेगा, लेकिन थोड़े अरसे बाद उनका जायका ख़राब हो जाएगा। तो इन्वेंट्री जो है वो भी डिफरेंट तरह की होती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम लॉन्ग टर्म के लिए सेव कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम कुछ दिनों के लिए सेव कर सकते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम लाइफ टाइम के लिए सेव कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है जो हमारे हैंडआउट्स पर गिवन है उसको हम देख लेते हैं। इन्वेंट्री इज़ द फिजिकल स्टॉक ऑफ आइटम हेल्ड इन एनी बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ फ्यूचर प्रोडक्शन और सेल्स। ठीक है, अगर इसको बिजनेस वाली साइड से देखें तो ये क्या है कि जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं उनका ज़ख़ीरा करना बिजनेस में फ्यूचर में यूज़ करने के लिए, उसके चाहे वो रॉ मटेरियल की फॉर्म में होगा तो फिर हम उसकी प्रोडक्शन करेंगे, या फिर अगर वो फुल एक जो है वो हम फिनिश्ड गुड में उसको बना के रखेंगे तो फिर वो हम सेल के लिए इन्वेंट्री करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैंने टाइप्स लिखी है इन्वेंट्री की, ये आपको नज़र आ रही होंगी यहाँ पे। ये इन्वेंट्री टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री फिनिश्ड प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है और इन प्रोसेस है। फिनिश्ड प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट जिनको हम जो है वो फुल तैयार करके अपने कबाड़ में या फिर जहाँ भी जो भी चीज़ होती है जहाँ पे हम रखते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, जहाँ पे वहाँ पे हम रख देंगे, या फिर रॉ मटेरियल होगा मतलब जिस चीज़ से हमारी प्रोडक्ट्स ने तैयार होना है वो होगा, या फिर इन प्रोसेस मतलब अगर फ़र्ज़ करें कि आप चेयर्स की या टेबल की एग्जांपल ले लें, तो जो टेबल है वो उसका जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो अलग पड़ा हुआ है, और जो टेबल की लेग्स हैं वो अलग पड़ी हुई हैं, तो वो चीज़ इन प्रोसेस है, यानी कि उसको हमने प्रोडक्शन करके फिर उसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करना है। अगर एक और आप एग्जाम्पल लें तो आप किसी भी शॉप पर जाते हैं, जो आपकी मार्केट में लोकल शॉप्स होती हैं उन पर आप जाते हैं, तो शॉप के अंदर से अगर फ़र्ज़ करें कि आपको आप किसी भी कपड़ों वाली दुकान पे जाते हैं, तो वहाँ पे जो टी शर्ट है या कोई भी इसी तरह का ड्रेस है जो आपको पूरा आता है वो वहाँ पे नहीं है, लेकिन जो वो दुकानदार होगा वो क्या करेगा, आपको बोलेगा कि आप यहाँ ठहरे, मैं आपको अपने कबाड़ से लेके देता हूँ। तो इस तरह की इन्वेंट्री होती है कि आप अपने बिजनेस की लाइफ में क्या करते हैं कि चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं ताकि कोई भी किसी भी कस्टमर को आप खाली हाथ अपनी दुकान से ना जाने दें। तो ये होती है इन्वेंट्री। ठीक है, ये डिफरेंट तरह की होती है जो मैंने आपको बता दी है। कुछ फिनिश्ड प्रोडक्ट में हम रखते हैं, कुछ रॉ मटेरियल होता है और कुछ फिर इन प्रोसेस होता है। इन्वेंट्री प्लानिंग क्या है? इन्वेंट्री प्लानिंग इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द टाइप एंड द क्वांटिटी ऑफ द इन्वेंट्री आइटम दैट वुड बी रिक्वायर्ड एट द फ्यूचर पॉइंट ऑफ मेंटेनिंग प्रोडक्शन शेड्यूल। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई है कि इन्वेंट्री प्लानिंग क्या होती है कि प्लान करके पूरी एक प्लानिंग के साथ चीज़ों को स्टोर किया जाता है ताकि यूज़ हो, जब उनकी ज़रूरत पेश आए तो हम उनको यूज़ कर सकें।
उसके अलावा अगर आप दूसरा पार्ट इसका देखें तो इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है, जिसमें है कि इन्वेंट्री कंट्रोल वी आर प्राइमरली कंसर्न विद द इन्वेंट्री कॉस्ट कंट्रोल, यानी कि कॉस्ट को किस तरीके से हम लोग कंट्रोल करते हैं वो चीज़ इन्वेंट्री कंट्रोल में आती है। ठीक है, प्लानिंग भी होती है और फिर कंट्रोल भी होता है कि हम अपने इसको कंट्रोल किस तरीके से करना है। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मच टू स्टॉक और हाउ मच टू बाय। ठीक है, यानी कि हमने पहले कितना स्टोर करना है और फिर कितना बाय करना है, यानी कि हमने स्टोर करने के लिए कितना बाय करना है। लाइक कि अगर किसी भी कोई भी बिजनेसमैन है या कोई भी शॉपकीपर है, वो कोई भी चीज़ ख़रीदता है तो वो क्या करता है कि अगर उसको उसकी डिमांड जो है वो 10 प्रोडक्ट की डेली है तो वो क्या करेगा 15 to 20 बाय करके रखेगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है इसमें, इस तरीके से उसको रखा जाता है, इन्वेंट्री कंट्रोल किया जाता है। हाउ ऑफन टू बाय और व्हेन टू बाय। अब वो ये कहेगा कि उसने किस तरीके से चीज़ को ख़रीदना है और कब ख़रीदना है, यानी कि वो क्या कर ये कहेगा कि उसको पहले चीज़ स्टोर करके रखनी चाहिए या फिर जब उसको ज़रूरत पड़े तो तब वो उस चीज़ों को स्टोर करें। तो इन क्वेश्चन के आंसर देने के लिए जो मॉडल यूज़ किया जाता है वो होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल। ठीक है, ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल है, इसको EOQ मॉडल्स भी कहते हैं। अब इन मॉडल्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। दो मॉडल्स जो हैं वो हम आज के वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे और चार होते हैं बेसिकली, तो दो जो हैं वो हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो देख लेते हैं कि इन्वेंट्री कॉस्ट कौन कौन सी होती हैं। देयर आर 4 मेजर एलिमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट दैट शुड बी टेकन फॉर एनालिसिस सच एज आइटम कॉस्ट, ठीक है, उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट, उसके बाद होल्डिंग कॉस्ट एंड शॉर्टेज कॉस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके चारों मॉडल्स हैं, उन चारों में यूज़ होनी है और तकरीबन ये जो मतलब आपके लेक्चर्स हैं, लेक्चर नंबर 11 to 16, इन सब में यूज़ होनी है। तो ये आपने ध्यान से याद रखनी है। जहाँ पे आपका C1 आएगा उसका मतलब है कि ये आइटम कॉस्ट है। ठीक है, यानी कि हर एक आइटम की कॉस्ट कितनी है। फिर उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये जहाँ पे भी आपका C2 लिखा हुआ होगा वहाँ पे जो है वो आपको पता होना चाहिए कि ये आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात हो रही है। ऑर्डरिंग कॉस्ट मीन के आप किस तरीके से अपनी चीज़ को मंगवाते हैं, आप ट्रक के ज़रिए मंगवाते हैं, आप एयरलाइन के ज़रिए मंगवाते हैं या किसी भी तरीके से मंगवाते हैं। उसके बाद होल्डिंग कॉस्ट, यहाँ पे C3 यूज़ होगा। जहाँ पे भी आपका C3 होगा इन सब लेक्चर्स में, वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपकी होल्डिंग कॉस्ट की बात हो रही है। और शॉर्टेज कॉस्ट, जहाँ पे भी आपका C4 आएगा वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपकी शॉर्टेज कॉस्ट की बात हो रही है। इन सब कॉस्ट को हम डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले हमारा आइटम कॉस्ट आता है। इसका क्या मतलब है कि दिस इज द कॉस्ट ऑफ द आइटम वेदर इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड और परचेज। ठीक है, जब इसको परचेज किया जाता है या मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है तब ये कॉस्ट होती है आइटम्स की। ठीक है, इसको C1 से डिनोट किया जाता है। उसके बाद इसको मतलब और कौन कौन सी कॉस्ट कहते हैं, परचेजिंग आर सेटअप आर द एक्सक्यूशंस आर ऑर्डरिंग कॉस्ट। जो C2 है उस के बारे में यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट कौन सी होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द क्लरिकल कॉस्ट आर इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग आर परचेज ऑर्डर एक्सपेंडिंग। उसके बाद फॉलो अप एक्सेट्रा, यानी कि जो आप जब आप प्रोडक्ट को जो है वो लेते हैं या फिर किसी भी चीज़ को आपने ख़रीदना है तो किस तरीके से ख़रीदना है, उसमें आपका परचेजिंग का ऑर्डर क्या है, उसमें क्या क्या आपके एक्सपेंडिचर आ रहे हैं और किस तरीके से आप मंगवा रहे हैं, ये आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट में आएगा और इसको C2 से डिनोट किया जाता है पर ऑर्डर पे। उसके बाद जो C3 है वो आपकी इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट है। इसको आप देख लें, इफ़ द आइटम इज़ हेल्ड इन स्टॉक, यानी कि जब आपका जो प्रोडक्ट है वो आपने ख़रीद लिया है, जो भी आइटम आपने ख़रीदा है उसको आप किसी स्टोरेज में रखवाते हैं, किसी स्टोर रूम में रखवाते हैं या आपका अपना नहीं है आप किसी और जगह पे रखवाते हैं, तो वहाँ पे रखने के लिए आपको एक कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो ये कॉस्ट आपकी होल्डिंग कॉस्ट आती है। ठीक है, इसमें ये देख लें आगे इसके जो 4-5 पॉइंट दिए हुए इनको भी रीड कर लेते हैं। टैक्सेस ऑन इन्वेंट्रीज, इंश्योरेंस कॉस्ट होती है। उसके बाद मतलब ये जो सारे पॉइंट्स हैं इसमें यही है आपका जो मैंने आपको बताया है कि जो भी आपने अपना स्टॉक ख़रीदा है उसको आप कहीं पे रखवाना चाहते हैं, कोई भी आपका स्टोर उसमें रखवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिफरेंट आपको टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, उधर रखवाने के टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। कोई भी चीज़ आपकी ख़राब हो जाती है या डैमेज हो जाती है तो मतलब बहुत ज़्यादा अगर आप चीज़ ख़रीद लेते हैं तो आप जहाँ जहाँ पे इसको स्टोर करते हैं वहाँ पे अगर पड़ी पड़ी चीज़ ख़राब हो जाती है तो फिर वो भी आपका अपना नुकसान होता है। तो होल्डिंग कॉस्ट जो है इसको आप अगर बिज़नेस की तरफ जो है वो बिजनेसमैन जो होते हैं वो इसमें कम ही आते हैं, लेकिन अगर कभी कोई आ जाए तो उसको इसमें बहुत सारे डिसएडवांटेजेस देखने पड़ते हैं। स्टोरेज शॉर्टेज कॉस्ट क्या होती है कि
जब आपकी डिमांड जो है वो ज़्यादा है, लेकिन आपकी जो आइटम है, जो आपके प्रोडक्ट हैं वो कम पड़ जाते हैं, तो ये आपकी शॉर्टेज कॉस्ट होती है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्यू टू रॉन्ग प्लानिंग, यानी कि किसी भी चीज़ को प्लान नहीं किया होता, उसको पता नहीं होता कि कितनी डिमांड है मेरे प्रोडक्ट की और मैं क्या चीज़ें खरीद रहा हूँ। उसके पास कोई भी स्टॉक उसने बचा के नहीं रखा होता, उसने किसी भी चीज़ को सेव नहीं किया होता। दैट्स वाई उसको क्या होता है कि अपने कस्टमर्स को भी वो खो देता है, और उसकी जो अपने मार्केट में एक लेवल होता है उसके प्रोडक्ट का, उसकी कंपनी का, वो भी कम हो जाता है और उसको बहुत सारे डिसएडवांटेजेस देखने पड़ते हैं। इसको C4 से डिनोट किया जाता है। अब बात आती है इन्वेंट्री मॉडल्स की। EOQ मॉडल, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटीज़, जो हमने पहले देखा है, ये दो तरह की होती है, जिस तरह हमने नेटवर्क में देखा था, डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक। जब अब जो है वो हमारे पास मॉडल्स हैं, तो ये भी दो तरह के होंगे। एक डिटर्मिनिस्टिक होंगे जिसमें हमें पक्का पता होगा, जो हम लोग मतलब जो भी गैस करेंगे, अगर हम गैस भी करेंगे तो हमें श्योर होगा कि वो बात जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। अगर प्रोबेबिलिस्टिक, जब हम लोगों ने कोई अंदाज़ा लगाना होगा, अंदाज़न कुछ भी कहना होगा, तो फिर हम जो बात करेंगे वो हमारे पास प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स की होगी। तो नीचे देखें, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी है। Deterministic type of inventory control, the parameter like demand, ordering quantity, cost, etc. are already known or have been assigned एंड देर इज़ नो अनसर्टेनिटी, यानी कि जब कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं होती, मतलब आपको श्योर होता है कि जो भी बात आप कह रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, तब आपका डिटर्मिनिस्टिक मॉडल यूज़ होता है। अब देखते हैं कि फर्स्ट लेट अस कंसिडर द इन्वेंट्री कंट्रोल ऑफ डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। अगर डिटर्मिनिस्टिक मॉडल की बात करें तो यहाँ पे 4 EOQ मॉडल्स होते हैं, विच आर डिस्कस्ड बिलो। द फर्स्ट वन इज़ वेल नोन, जो पहला हमारा मॉडल है उसको हम कहते हैं विल्सन इन्वेंट्री मॉडल। ठीक है, पहला मॉडल कब होता है? परचेजिंग मॉडल विद नो शॉर्टेज, यानी कि इसको मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देती हूँ, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करती हूँ कि इसका क्या मतलब है। यानी कि जब आप कोई प्रोडक्ट जो है वो, किसी भी प्रोडक्ट को आप बेच रहे हैं, आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, तो जब आपका जब आप ऑर्डर करते हैं उसी टाइम आपको वो ऑर्डर रिसीव हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट करें कि आप किसी भी चीज़ को ऑर्डर करते हैं, लाइक आप ऑनलाइन अगर कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं, तो वो आपको कहते हैं कि विद इन 10 डेज़, विद इन 5 डेज़ या विद इन 2 डेज़ आपको मिल जाएगी। लेकिन ये इस तरह का मॉडल है। इस मॉडल में इस तरीके का कंसेप्ट है कि जो भी चीज़ आपकी, जब भी शॉर्टेज आती है, कोई भी मतलब चीज़ कम होती है, तो आप जब ऑर्डर करते हैं फ़ौरन उसी टाइम आपको वो चीज़ रिसीव हो जाती है। इसमें मतलब इसका जो पूरा कंसेप्ट है वो इस पे है, और इसको वेलसन मॉडल भी कहते हैं। देखें इसकी जो फार्मूला में चीज़ें यूज़ होंगी हमारे पास, वो कौन कौन सी है। डिमांड इज़ एट द कांस्टेंट रेट, जो हमारी डिमांड होगी वो क्या होगी? कांस्टेंट रेट पे होगी। मतलब अगर हमारी 100 डिमांड है डेली की, तो वो 100 ही रहेगी। दैट्स वाई यहाँ पे कोई भी शॉर्टेज जो है वो नहीं आती। रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम इज़ इंस्टेंटेनियस, लीड टाइम इज़ ज़ीरो, यानी कि वही बात कि जो जब हम ऑर्डर करेंगे उसी टाइम हमें चीज़ रिसीव हो जाएगी। द कोस्ट कोफिशिएंट C1, C2 एंड C3 आर कांस्टेंट, यानी कि जो अब हमने अपनी कॉस्ट पढ़ी थी वो सारी कांस्टेंट होंगी। देयर इज़ नो शॉर्टेज कॉस्ट आर C4 इज इक्वल टू ज़ीरो। शॉर्टेज कॉस्ट हमने देखी थी, वो C4 से डिनोट करते हैं हम, और वो हमारे पास ज़ीरो होगी। सारी बात है, हमारी जो स्टेटमेंट है वो हमें बता रही है कि परचेजिंग मॉडल विद नो शॉर्टेज। अब हम देखते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में कि इसका किस तरीके से आपका आता है। सबसे पहले इसका आप ग्राफ देख लें। ग्राफ में कहता है कि अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो लेवल है वो यहाँ पे हाई होता है। ठीक है, ये टाइम है आपका एक्स एक्सिस पे, और वर्टिकली आपकी जो है वो क्वांटिटी है। इसको अगर आप देखें तो फर्स्ट सबसे पहले जो आपका प्रोडक्ट है वो यहाँ पे होता है, आपकी सेल्स होती हैं, और एकदम से आपका प्रोडक्ट यहाँ पे आता है। आप फ़ौरन से चीज़ को ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर करते ही आपको वो चीज़ रिसीव हो जाती है, तो आप अगेन से अपने उस पीक वैल्यू पे आप पहुँच जाते हैं, यानी कि जहाँ से आपने काम शुरू किया होता है वहीं पे आप दोबारा से पहुँच जाते हैं। फिर आपकी सेल्स होती है, फिर आपका नीचे लेवल आता है, और ये इसी तरीके से अप टू सो ऑन चलता रहता है। ये होता है आपका परचेजिंग मॉडल्स विद नो शॉर्टेज, जब आपकी कोई भी शॉर्टेज नहीं आती। ये नीचे फिर उसने इसी तरीके से एक दिया हुआ है, इसमें जो कॉस्ट होती है उन सबको ऐड करके एट द एंड आपकी एक टोटल कॉस्ट बनती है।
यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स हैं इनको भी आप जो है वो रीड कर लें, इसमें इतनी कोई ख़ास बात नहीं है, एक दफ़ा इसको देख लें। इसमें मैक्सिमम इन्वेंट्री IM की बात हो रही है और टाइम को T से डिनोट किया जाता है और टाइम पीरियड होता है जिसमें ऑर्डर्स को मतलब ऑर्डर्स आते हैं, फिर हम उनको सेल करते हैं और दोबारा से हम ऑर्डर करते हैं और हमें उसी टाइम पे जो हम ऑर्डर करते हैं उसी टाइम पे हमें मिल जाता है। अब टोटल कॉस्ट जो है वो 3 कंपोनेंट कॉस्ट से मिलकर बनती है। टोटल कॉस्ट पर पीरियड इज इक्वल टू, ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये इसको देखें कि टोटल कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट आती है। आइटम कॉस्ट आती है, सेटअप कॉस्ट आती है और होल्डिंग कॉस्ट आती है। अब सबसे पहले हम आइटम पर कॉस्ट को देख लेते हैं कि पर कॉस्ट में क्या होता है। आइटम पर कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ आइटम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम ऑर्डर, ठीक है। यानी कि जो कॉस्ट ऑफ आइटम होती है उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने नंबर ऑफ आइटम हमें ऑर्डर होते हैं। इसकी जो क्वेश्चन है वो C1Q बनती है। उसके बाद परचेज और सेटअप कॉस्ट पर पीरियड क्या होगी, उसको आप C2 से डिनोट करते हैं और ये आपकी कॉन्स्टेंट होती है। उसके बाद आपका आइटम होल्डिंग कॉस्ट पर पीरियड क्या होगा, होल्डिंग कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय एवरेज इन्वेंट्री पर पीरियड मल्टीप्लाई बाय टाइम पर पीरियड। होल्डिंग कॉस्ट आपकी C3 होती है और एवरेज इन्वेंट्री पर पीरियड। ठीक है, अब एवरेज की बात आ गई तो जो आपका ऑर्डर होगा उसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एवरेज आ जाएगा एंड मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड, उसको आप T से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद अगर तीनों कॉस्ट को आप ऐड करें जो कि टोटल कॉस्ट होती है, इन सब कॉस्ट को ऐड करने से आती है। जब आप तीनों कॉस्ट को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है वो ये इक्वेशन बन जाएगी, C' इज इक्वल टू C1Q प्लस C2 प्लस C3Q अवर 2 मल्टीप्लाई बाई T आ जाएगी। अब ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3, इस इक्वेशन को आपने क्या करना है, मज़ीद आगे सॉल्व करना है। इस इक्वेशन में T इज इक्वल टू Q ओवर D पुट करना है और जो ये इक्वेशन आपकी बनेगी, इस इक्वेशन को पहले T से डिवाइड करेंगे और फिर इसमें T की जगह पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे Q ओवर D। इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन मैंने अलग से की है, वो आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है जो कि अभी हमने अपने हैंडआउट्स पे देखी है। C' इज इक्वल टू C1Q प्लस C2 प्लस C3Q और 2 मल्टीप्लाई बाई T। अब इस इक्वेशन में हमने क्या करना है कि इस पूरी इक्वेशन को T से डिवाइड करना है और उसके बाद फिर T की जगह पे Q ओवर D हमने इसकी वैल्यू को पुट करना है। ठीक है जी, हमारे पास वैल्यू गिवन है जो कि हमें दी गई थी, T इज इक्वल टू Q ओवर D एंड इस पूरी इक्वेशन को, जो इक्वेशन नंबर हमारी 3 है, इस इक्वेशन को हम T से डिवाइड करेंगे। तो हमने इक्वेशन को T से डिवाइड किया यहाँ पे, और यहाँ पे जो C इज इक्वल टू है C' ओवर T, मतलब जब हम इस इक्वेशन को T से डिवाइड करेंगे तो फिर जो हमारे पास इस साइड पे एक्सप्रेशन बनेगा वो C' की जगह पे हमारा C आ जाएगा। जब पूरी इक्वेशन को हमने T से डिवाइड किया उसके बाद हमने इसकी वैल्यूज़ को पुट किया, T की वैल्यूज़ को Q ओवर D। यहाँ पे देखें, इसकी वैल्यूज़ को हमने इस इक्वेशन में पुट किया। यहाँ पे पुट करने के बाद यहाँ पे जो हमारा T था ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और नीचे ये दोनों Q और Q के साथ कैंसिल हो जाएगा और जो सिंपल फॉर्म बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन की, वो बन जाएगी C इज इक्वल टू C1D प्लस C2 Q ओवर D प्लस C3Q ओवर 2। ये हमारे पास एक इक्वेशन, नई इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है कि परचेज कॉस्ट इज इक्वल टू आइटम कॉस्ट, हमने आइटम होल्डिंग कॉस्ट जो है वो हमने रखना है। क्यों, यहाँ से हमने Q की वैल्यू को फाइंड करना है, जो वैल्यूज़ हम आगे यूज़ करके फार्मूला यूज़ करके आगे हम अपनी एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सेम हमने जो हमारे पास परचेज कॉस्ट थी वो C2 थी और आइटम होल्डिंग कॉस्ट हमने फाइंड किया वो C3 मल्टीप्लाई बाई Q ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई T है। यहाँ पे T राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे ये डिवाइड हो जाएगा। सेम यहाँ पे हमने इसको डिवाइड कर दिया, C2 के साथ डिवाइड हो गया और आगे आके जो Q है ये T की जगह पे वैल्यू पुट कर दी हमने Q ओवर D। C2 डिवाइडेड बाई T है, T की जगह पे Q ओवर D हमने वैल्यू। देन यहाँ पे Q जो है, यहाँ पे इस साइड पे जो हमारा Q था ये दूसरी साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q स्क्वायर बन जाएगा एंड D जो है वो हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2C2D, हमारा ये 2 दूसरी साइड पे चला जाएगा और D हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर क्या किया हमने, अभी हमें Q की वैल्यू चाहिए थी तो C क्यूब जो है वो डिवाइड हो जाएगा और Q की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। दोनों साइड पे अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास Q की वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो Q की वैल्यू क्या है, द वैल्यू ऑफ Q इज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड एनी अदर क्वांटिटी विल रिजल्ट इन द हायर कॉस्ट। यानी कि इसको यूज़ करके, इस फार्मूले को यूज़ करके हम आगे अपनी एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे और वहाँ से हायर कॉस्ट को निकालेंगे। उसके बाद हमें टाइम पीरियड का फार्मूला चाहिए होता है जो कि हमें पहले से पता है, T इज इक्वल टू Q ओवर D। और इसके अलावा जो हमें एक फार्मूला चाहिए होगा वो नंबर ऑफ़ ऑर्डर का चाहिए होगा। ठीक है,
जिससे हम नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स अपने फाइंड करेंगे, जो कि है रेसिप्रोकल है टाइम का, जो कि टाइम पीरियड का फार्मूला हमारे पास टी इज इक्वल टू क्यू ओवर डी। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो एन का जो फार्मूला आएगा वो क्यू ओवर डी ओवर क्यू आएगा। एन इज इक्वल टू 1 ओवर टी आप लिख सकते हैं, या टी इज इक्वल टू 1/n लिख सकते हैं। इसको अब क्यों यूज़ करेंगे, वी कैन डिटरमाइन ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, वे डी इज़ द डिमांड पर ईयर। डी आपका क्या है, यहाँ पे डिमांड पर ईयर है। आई होप सो कि आपको इसकी कैलकुलेशंस की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अब हम आगे इसकी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है यू कैन स्किप इट, ये जो वही इक्वेशन थी क्वेश्चन नंबर 3, उसको यहाँ पे डेरिवेटिव लेके क्यू की वैल्यू को फाइंड किया, तो आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे। उसके बाद हमने एन की और टी की वैल्यूज़ को भी देख लिया। अब हम करते हैं इसकी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बहुत सिंपल सी, अगर आपको फार्मूलाज आते होंगे तो आप एग्जाम्पल अच्छे तरीके से खुद ही कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना है, उसके बाद फाइंड करना है द टाइम बिटवीन ऑर्डर्स फाइंड करना है, द नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर फाइंड करना है, और द ऑप्टिमम एनुअल कॉस्ट इफ द कॉस्ट ऑफ द आइटम इज आर एस ट्रू पर आइटम, ठीक है। यहाँ पे ऑप्टिमम एनुअल कॉस्ट अपने फाइंड करें। जो चीज़ें गिवन है वो C1 C2 C3, ये आपको मैंने पहले बताया कि आपको ये पता होना चाहिए कि C1 क्या है, C2 क्या है और C3 क्या है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये तीनों आपको वैल्यूज़ गिवन है, और उसके अलावा डी की वैल्यू भी आपको दी हुई है, जहाँ पे सबसे पहले आपने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो आपने अभी इक्वेशन ड्राइव की है क्यू का फार्मूला वो लगा के यहाँ से आप ये फाइंड कर लेंगे। उसके बाद टाइम बिटवीन ऑर्डर्स, जो टाइम पीरियड का फार्मूला अपने क्यू ओवर डी देखा है वो फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे इनकी वैल्यूज लगा के देन नंबर ऑफ ऑर्डर्स आप फाइंड कर लेंगे, एन इज इक्वल टू डी ओवर क्यू लगा के, और ऑप्टिमम एनुअल कॉस्ट जो है वो आपके पास आएगी नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ वन साइकिल। यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को आप पुट करके यहाँ पे जब इनकी आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 28800। आई होप सो कि फर्स्ट मॉडल की आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, जिसमें था कि परचेजिंग मॉडल विदाउट शॉर्टेज, जिसमें आपको शॉर्टेज की कोई गुंजाइश नहीं होती है, ठीक है। अगर आपको शॉर्टेज आ भी जाए तो आप फ़ौरन मतलब उसी वक्त आप उसको कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। आपको आपकी एक फैक्ट्री है या कोई भी आपकी एक कैंटीन है, दुकान है किसी भी चीज़ की, या बिज़नेस कोई आप ऐसा करते हैं, तो अगर आपके पास मटीरियल आपका ख़त्म हो गया तो आप दुकान बंद कर देंगे, जाएंगे फिर पहले वो मटीरियल लेके आएंगे, देन आगे आपकी सेलिंग होगी। तो अगर इस तरह का होता है, या फिर आपका कोई ऐसा सिस्टम है कि आप फ़ौरन से ऑर्डर करेंगे और फ़ौरन से आपको चीज़ मिल जाएगी। अगला जो हमारा मॉडल है, मॉडल नंबर 2, वो क्या है, परचेजिंग मॉडल्स विद शॉर्टेज। अब यहाँ पे आपको शॉर्टेज अलाउ होंगे। पहले आपको थोड़ा सा इसके बारे में ओवरव्यू देती हूँ कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपका कोई ऐसा बिजनेस है, मतलब कोई अच्छा बिजनेस आप करते हैं, या अगर आपकी कोई लोकल कोई शॉप भी है, आप कोई भी नॉर्मल बिजनेस लाइक कपड़ों की कोई आपकी एक शॉप है, वो आप काम करते हैं, तो आप क्या करेंगे कि अगर आपके पास शॉर्टेज आ गई हुई है, यानी कि कोई भी कस्टमर आपके पास आता है कोई कपड़े लेने के लिए, तो जो डिज़ाइन कस्टमर को पसंद आता है उसके साइज़ का आपके पास वो सूट अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि उस कस्टमर से या तो उसके पैसे ले लेंगे, उसको बोलेंगे कि आप हमें पैसे दे दें, जैसे ही आपका सूट जो है वो हमारे पास आ जाएगा तो हम आपके घर तक डिलीवर कर देंगे। एक तो ये तरीका हो सकता है, यानी कि विद शॉर्टेज भी आप अपने काम को जारी रखते हैं। आप ये नहीं करते कि आपकी शॉप है वो बंद करके आप घर चले जाएंगे, या वहाँ से फिर आप दोबारा जाएंगे अपनी फैक्ट्री में जहाँ से भी आप अपना सामान लेके आते हैं वहाँ जाएंगे, और फिर दोबारा से आप अपनी शॉप खोलेंगे। आप क्या करेंगे कि विद शॉर्टेज अपने काम को जारी रखेंगे, या फिर आप क्या उसको कहेंगे कि उसका नाम लिख लेंगे कस्टमर का, और उसको बोलेंगे कि जैसे ही का सामान आता जाएगा, आपका सूट आएगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, आप आके ले जाइएगा। मतलब कि इसमें ये है कि आप अपने कस्टमर को खोना नहीं चाहते, ठीक है। तो इसमें बस यही बात है। और ये जो दिया हुआ है आपको यहाँ पे इसका एक ग्राफ से दिया हुआ है, ये भी सेम ऐसे ही है जैसे आपने पीछे देखा है कि क्या है। सबसे पहले आपके यहाँ पे पीक वैल्यू पे यहाँ पे कोई आपका कारोबार होता है, फिर क्या होता है कि फ़ौरन से वो यहाँ चला जाता है। एकदम से जब आपकी शॉर्टेज आती है तो वो इधर आता है, लेकिन साथ ही आप उस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं और फ़ौरन से आपका काम जो है वो कंटिन्यू होता रहता है। यानी कि इसमें किसी भी किस्म की शॉर्टेज नहीं आती है। पीक लेवल पे आता है, फिर डाउन होता है, फिर अप होता है, और इसी तरीके से आप अपने काम को जारी रखते हैं। यहाँ पे अब जो कॉस्ट पर पीरियड इंक्लूड होंगी वो 4 कॉस्ट होंगी। 4 क्यों है, पहले हमारी 3 थी अब 4 होगी, क्योंकि अब हमें शॉर्टेज कॉस्ट भी इसमें अलाउ करनी है। तो आइटम कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट और शॉर्टेज कॉस्ट चारों कॉस्ट आपकी यहीं, जिनकी C1 C2 C3 और C4 चारों कॉस्ट आपकी यहाँ पे इंक्लूड होंगी। C1 जो आपकी है वो C1 क्यू होगी, आइटम कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम पर पीरियड, जो अपने आगे फार्मूला देख लिए मॉडल 1 में। जो ऑर्डर कॉस्ट पर पीरियड है ये आपकी कॉन्स्टेंट होती है, वो आपकी C2 रहेगी। देन जहाँ पे आपकी एक मैक्सिमम इन्वेंट्री होगी, यानी कि मैक्सिमम एक ऐसा पॉइंट आएगा
जिसके ऊपर आप जो है वो अपनी सेल्स करें, या आपने कोई स्टॉक वगैरह जो है वो रखा हुआ है, यानी कि जो T1 है वो आपका टाइम पीरियड होगा विच ओनली द आइटम आर हेल्ड इन द स्टॉक। ठीक है, यानी कि आपने कोई भी काम किसी भी आपके जो कारोबार है उसको कोई ज़ख़ीरा वगैरह रखा हुआ है पीछे आपने स्टोर करके चीज़ें, तो वो आपका T1 वो टाइम पीरियड होगा जिसमें आप अपने स्टॉक से चीज़ें जो है वो लेके आएंगे। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम इन्वेंट्री है जिसको IM से डिनोट किया जाएगा और ये इक्वल होगी Q माइनस S के। ठीक है, आगे चलें तो ये आपने जो 3-4 चीज़ें ये आपने यहाँ पे याद रखनी है। उसके बाद आपको T1 और T2 की वैल्यू चाहिए। T1 ओवर IM इज इक्वल टू T ओवर Q। यहाँ से जो आपकी IM की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 17 आपके पास आ जाएगी। देन इक्वेशन नंबर जो 18 है उसमें क्या है कि T2 डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू T ओवर Q। यहाँ से आपने T2 की वैल्यू को निकाल लेना है। अब T का जो टाइम पीरियड था वो हमारा जो फार्मूला था वो Q ओवर D है, तो इस T1 और T2 में मतलब 17 और 18 इक्वेशन में आप पुट करेंगे Q ओवर डी टी की जगह पे, तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन नंबर 19 और 20 बन जाएगी। देन होल्डिंग कॉस्ट पर पीरियड, इसके आप फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, एवरेज स्टॉक डिवाइडेड बाय पर पीरियड मल्टीप्लाई बाय T1 मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट टाइम। यहाँ पे जो एवरेज स्टॉक पर पीरियड निकालेंगे वो आपकी एवरेज जब आप निकालेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई T1 मल्टीप्लाई बाय C3 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी कैलकुलेशन सिंपल सी मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपके पास यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। देन शॉर्टेज कॉस्ट पर पीरियड है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 आपके बन जाएगी। शॉर्टेज कॉस्ट पर पीरियड है, अब पहले ये इंक्लूड नहीं था लेकिन अब ये इंक्लूड है। इसका फार्मूला आप लगाएंगे, यहाँ पे आपके पास इक्वेशन नंबर 22 बनेगी जो कि C4 मल्टीप्लाई बाय S स्क्वायर ओवर 2D। ठीक है, इन कैलकुलेशन में कोई भी इशू है मल्टीप्लिकेशन में आ रहा हो तो आप बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे जब आपकी टोटल कॉस्ट निकलती है तो जितनी भी आपकी कॉस्ट्स होती हैं उनको आप ऐड करते हैं तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाती है। जब टोटल कॉस्ट की एक इक्वेशन आ जाएगी फिर सेम वही प्रोसेस यहाँ पे करना है कि जो इक्वेशन होगी C डैश वाली, इसमें आपने T को डिवाइड करके इसमें Q ओवर D जो है वो पुट कर देना है, इसकी वैल्यूज़ को पुट करना है और फिर आपके पास एक और इक्वेशन बन जाएगी, क्वेश्चन नंबर 24। ये जो डेरिवेटिव्स हैं, ये जो कैलकुलेशंस हैं, ये मतलब इस तरह पेपर में नहीं आती कि फुल कैलकुलेशन आपको दी जाए कि फार्मूला आप ड्राइव करें। आपको अगर ये कैलकुलेशंस में कोई भी इशू आ रहा है या मतलब आपने पहले मैथ नहीं पढ़ा हुआ तो आप ट्राई ज़रूर करें इनको करने की, लेकिन अगर नहीं होती तो आप क्या करें कि ये जो इसके फार्मूले हैं एंड पे, यानी कि यहाँ पे अभी S और Q के दोनों फार्मूले आपको चाहिए होंगे तो वो फार्मूलाज आप याद कर लें ताकि कोई भी एग्जाम्पल वगैरह आए और बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। जब शॉर्टेज कॉस्ट दी हुई होगी तो आपको पता होगा कि आपने ये वाला फार्मूला जो है वो लगाना है। तो ये बेसिक चीज़ है इसमें। तो यहाँ पे क्या किया, जो इक्वेशन नंबर 24 है इसका पहले विद रिस्पेक्ट टू Q डेरिवेटिव लिए, तो फिर विद रिस्पेक्ट टू S डेरिवेटिव लिए, दोनों को फिर 0 के इक्वल पुट करके S की वैल्यू और Q की वैल्यूज़ को निकाल लिया। जो Q का आपका फार्मूला इक्वेशन नंबर 30 को आप देखें, Q इज इक्वल टू √2C2D डिवाइडेड बाई C3 एंड √C3 प्लस C4 डिवाइडेड बाई C4। ये आपका Q का फार्मूला आया है, इसको आप याद कर लें। और उसके बाद आपका S का जो फार्मूला आया है √2C2D डिवाइडेड बाई C4 एंड √C3 डिवाइडेड बाई C3 प्लस C4। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 31 है। यही दोनों फार्मूला जब आपका इस तरह की एग्जांपल आएगी कि उसमें शॉर्टेज अलाउ होगी तो फिर आपने ये दोनों फार्मूलाज यूज़ करने हैं। ठीक है, सारे मॉडल्स के अलग अलग फार्मूलाज हैं तो वो आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। इसकी एग्जाम्पल देख लें, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दी हुई है। द डिमांड फॉर एन आइटम इज 18,000 यूनिट पर ईयर। The cost of one purchase is Rs 400. The holding cost is Rs 1.2 per unit per year, and the item cost is Rs 1 per item. The shortage cost is Rs 5 per unit per year. Determine. अब अपने फाइंड क्या क्या करना है। देखिए यहाँ पे आपको अब शॉर्टेज कॉस्ट भी दी गई, जो पहले मॉडल की एग्जांपल आपने किया वहाँ पे आपको शॉर्टेज कॉस्ट नहीं दी हुई थी। तो ये डिफरेंस है इनके क्वेश्चंस में कि अगर इस तरह के आपके क्वेश्चन पेपर में आए तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपको शॉर्टेज कॉस्ट नहीं दी हुई होगी तो फिर आपका मॉडल 1 लगेगा, उसके फार्मूलाज आपको यूज़ करने हैं, और जब आपके पास शॉर्टेज कॉस्ट दी हुई होगी तो फिर आपने मॉडल 2 के फार्मूलाज को यूज़ करना है। यहाँ पे अपने ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड करना है, टाइम बिटवीन ऑर्डर फाइंड करना है, द नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर फाइंड करना है, ऑप्टिमम शॉर्टेज फाइंड करनी है, मैक्सिमम इन्वेंट्री फाइंड करनी है, एंड द टाइम ऑफ आइटम बीइंग हेल्ड फाइंड करना है, एंड द ऑप्टिमम एनुअल कॉस्ट आपने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपका क्या है कि जो आपको यहाँ पे दिया हुआ डिमांड दी हुई है उसको पर ईयर्स है, तो यहाँ पे उसको आपने पर मंथ में कन्वर्ट करना है। तो पर मंथ में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आपने जो भी आपको नंबर दिया हुआ होगा, जो भी ईयर्स दिए हुए होंगे उनको आप 12 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वो मंथ में कन्वर्ट हो जाएगी। ये साथ मैंने लिख भी दिया अलग से आपकी आसानी के लिए।
तो यहाँ पे अगर 18,000 को 12 से डिवाइड करें तो आपके पास 1500 आ जाएगा। तो उसके बाद C1 दी हुई है, C3 C4 ये आपको सारी चीज़ें गिवन है। आपने सिंपल यहाँ पे फार्मूले लगाने हैं। बेशक आप देख सकते हैं कि सिंपल फार्मूले और वैल्यूज़ को पुट करके तो सिंपली इनकी जो है वो वैल्यूज़ यहाँ से निकालनी है। आइटम कॉस्ट जो होगी उसमें आप एनुअल कॉस्ट इज इक्वल टू आइटम कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट, ये सारी जितनी कॉस्ट उनको ऐड करेंगे तो आपके पास ये एनुअल कॉस्ट आ जाएगी। फिर होल्डिंग कॉस्ट का फार्मूला आपने लगा के यहाँ पे होल्डिंग कॉस्ट को निकाल लिया। एंड सेम इस तरीके से शॉर्टेज कॉस्ट, टोटल पर ऑर्डर और फिर एनुअल कॉस्ट में नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इसका आ जाएगा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 21701। इन कैलकुलेशन में कोई भी इशू हो, बेशक आपको छोटी से छोटी बात भी पूछनी हो तो आप बेशक पूछ सकते हैं। आई होप सो कि ये दोनों आपको मॉडल अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे और जो इसके अलावा हमने एडिशनल चीज़ें की हैं इस लेक्चर में आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नंबर मेंशन कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप सो कि ये लेक्चर आप सबके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और कमेंट किया करें ताकि पता चले कि आपको कितनी समझ आ रही है। अगर कोई भी मेरी मिस्टेक हो तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।